अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं आज एक आसिमी मखलूक का हमदर्दाना सलूक, जो कि एक लड़की की मदद किया करता था। सोनिया बचपन ही से बहुत खूबसूरत थी। सब लोग मधु की माँ को अक्सर कहा करते, तेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, अरे ये तो परी लगती है, इस जैसी लड़की तो हमने आज तक नहीं देखी। और मधु की माँ शांति ये बातें सुनकर बहुत खुश होती। मधु का बाप विजय भी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसके गांव का नाम अमनपुर था। वहां की आबादी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती थी। नाम की तरह गांव भी अमन और शांति वाला था। कभी कोई लड़ाई झगड़ा और फसाद नहीं हुआ था। सब लोग प्यार से रहते और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। विजय लकड़हारा था और वो गांव का सबसे गरीब आदमी था। करीबी जंगल से लकड़ियां काटकर करीबी कस्बे में फरोख्त किया करता था। इस तरह उनकी रोजी रोटी चलती थी। वक्त तेजी से गुजरता रहा और मधु ने जवानी में कदम रख दिया। अब तो उसका हुस्न और भी निखर गया था। वो हर एक की आंख का तारा बन गई थी। मधु फितरती तौर पर भली मानस और शरीफ किस्म की लड़की थी। वो हमेशा अपने काम से काम रखती और कभी किसी को शिकायत का मौका ना देती। बहुत हसीन और जमील होने के बावजूद उसने कभी खुद पर गरूर नहीं किया। वो जानती थी कि उसका बाप गरीब और मेहनती है और गरीबों के पास इज्जत के अलावा और होता भी क्या है। इसलिए वो बहुत गैरतमंद साबित हुई। उसने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। उसके हुस्न का चर्चा न सिर्फ गांव बल्कि दीगर करीबी इलाकों में भी होने लगा। सभी नौजवान उसकी बात करने को तरसते थे, मगर वो किसी को घास तक ना डालती। गांव का नंबरदार लक्ष्मी राय, जो कि बहुत जालिम और गुनाहगार शख्स था, मगर उसने गांव वालों के सामने अपना भरम रखने के लिए नेक बनने का खूब ड्रामा रचा रखा था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और वो भी दिखलावे की गर्ज से गांव वालों की बहुत काम आता। उसकी शुरू ही से मधु पर नजर थी। वो हर हाल में उसे हासिल करना चाहता था। उसने विजय से मधु का हाथ मांगा, मगर शांति और मधु के इनकार की वजह से विजय मजबूर हो गया। लक्ष्मण राय ने इनकार को अपनी बेइज्जती जाना, मगर वो वक्ती तौर पर खामोश हो गया। मधु रोजाना अपनी सहेलियों के हमरा बाग में जाती, जहां सब मिलकर खेलती और खूब लुत्फ अंदोज होती। एक दिन बाग से वापसी पर मधु को तेज बुखार हो गया। उसका बहुत इलाज करवाया गया, तब जाकर उसका बुखार उतरा। वो ठीक तो हो गई, मगर हर वक्त खामोश रहने लगी। कहाँ वो रोजाना सहेलियों के हमरा बाग में जाकर खूब खेलती और कहाँ अब घर से निकलना ही छोड़ दिया। शांति इसकी हालत से बहुत परेशान होती। मधु अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। अक्सर जब शांति खाना लेकर उसके कमरे में जाती तो वहां से खुशगवार खुशबू महसूस करती। और फिर उसने अक्सर ये भी देखा कि मधु अकेली बैठी मुस्कुराती रहती है और किसी नामानूस जबान में बातें भी करती है। पहले तो सारी बातें शांति ने विजय से छुपाई, मगर जब हालात ज्यादा खराब होने लगे तो अपने पति को सूरत हाल से आगाह किया। मगर विजय ने शांति को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है, लिहाजा चुप रहो और किसी और से हरगिज ये बात ना करना, वरना लोग ऐसी मनगढ़ंत बातें मधु से मंसूब करके हमारा जीना हराम कर देंगे। मगर खुद गहरी सोच में पड़ गया। बाद अज़ा मधु रात के वक्त कभी कभार अकेली बाग में चली जाती। बेचारा विजय उसे घर लाता। बाज़ औक़ात वो अकेली छत पर चढ़ जाती। आखिर कब तक लोगों से ऐसी बातें छुपती हैं। फिर पूरे गांव में मशहूर हो गया कि मधु पागल है। कोई कहता कि इसे साया हो गया है, कोई कहता उसे कुछ नहीं है, ये रातों को अपने यार से मिलती है। गजिया के जितने मुंह उतनी ही बातें। विजय लोगों की तंजिया बातें सुनकर बीमार रहने लगा। उससे अपनी जवान बेटी की हालत देखी नहीं जाती थी और एक दिन वो हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ गया। मधु यतीम हो गई, मगर हैरानकुन तौर पर उसे बाप की मौत पर कोई सदमा ना हुआ और उसकी हरकत में पहले से भी ज्यादा इजाफा हो गया। फिर तो पूरे गांव में मशहूर हो गया कि मधु दीवानी हो गई है, जिसकी वजह से डर के मारे सब लोग उससे दूर भागने लगे। बेचारी शांति ने अपनी प्यारी और अकलौती बेटी का हर मुमकिन जिस्मानी और रूहानी इलाज करवाने की कोशिश की, मगर सब बेकार रहा। नंबरदार की हवस अब भी खत्म ना हुई थी। वो अब भी मधु को हासिल करना चाहता था। जब उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई तो उसने एक अजीब तरीका अपनाया। सूरज उसका वफादार मुलाजिम था। वो इंतहा का लालची और बेगैरत था और हर नाजायज काम में नंबरदार का साथ देता था, मगर उसने भी नंबरदार की तरह अच्छाई का लिबादा ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। नंबरदार सारे गैरकानूनी और नाजायज काम बहुत खुफिया करवाता था, जिसकी किसी को कानो कान खबर भी ना होती थी। नंबरदार ने मधु की शादी सूरज से करवा दी और सूरज को अपने मंसूबे से आगाह भी कर दिया। मधु की शादी इसकी रजामंदी के खिलाफ हुई थी। मधु अक्सर सूरज से कहा करती कि मेरे मददगार जरूर आएंगे और बदला लेंगे,
मगर वो इसे पागल समझकर उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता। फिर कुछ दिनों बाद नंबरदार ने सूरज को 50,000 रुपये दिए और कहा, जाओ अब मधु को मेरे बिस्तर पर लाओ। इतने रुपए देखकर सूरज फौरन राजी हो गया। राजी तो वो पहले भी था, मगर बस जरा मोल बढ़ाना चाहता था। नंबरदार ने उससे कहा, बेफिक्र रहो, ये तो पहली किस्त है, बकिया किस्तें भी मिलती रहेंगी। सूरज ने घर आकर मधु से कहा, क्या आज तुम्हें नंबरदार की पुरानी हवेली में जाना है? खूबसूरत कपड़े पहनकर अच्छी तरह तैयार हो जाओ और वहां आज रात तुम्हें हर हाल में नंबरदार को खुश करना है। मगर मधु ने साफ इनकार कर दिया तो सूरज ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। बेचारी मधु के नाजुक होंठों से खून बहने लगा, मगर जालिम को तरस ना आया और उसे मारने पीटने लगा। मगर जब वो हर तरह से मायूस हो गया तो उसे मधु को धमकी दी कि अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारी माँ शांति को कत्ल कर दूंगा। ये बात सुनकर मधु खामोश हो गई, क्योंकि इसे अपनी माँ से बहुत प्यार था। रात के अंधेरे में सूरज ने मधु को पुरानी हवेली में पहुंचा दिया, और वैसे भी वो ऐसे कामों में बहुत माहिर था। मधु ने नंबरदार की बहुत मिन्नतें की, भगवान के वास्ते दिए, मगर वो भेड़िया बन चुका था। उसने बेचारी की एक न सुनी और पूरी रात मधु के जिस्म को कुत्ते की तरह भंभोड़ता रहा और बेगैरत सूरज हवेली के सहन में बैठा हुक्का पीता रहा। सुबह होने से पहले ही रात के आखिरी पहर सूरज ने नीम बेहोश मधु को उठाया और अपने घर ले गया। अब मधु की जबान पर हर वक्त यही अल्फाज होते, मेरे मददगार आएंगे और बदला लेंगे, मगर कोई इन अल्फाज को समझ ना सका। नंबरदार ने सूरज को पुरानी हवेली में रिहाइश दे दी, जिससे सूरज बहुत खुश हुआ, मगर मधु की जिंदगी मजीद अजीरन हो गई। जब भी नंबरदार चाहता मधु को अपने बिस्तर पर बुला लेता, बल्कि ये मामला उसका मामूल बन गया। सूरज को रुपए मिलते रहे और वह नंबरदार को मजीद खुश करता रहा। मधु बहुत अजियत से गुजर रही थी, मगर अपनी माँ की वजह से चुप रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने मुंह खोला तो वो भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। मधु दिन ब दिन कमजोर हो रही थी और कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी। उसे घर से निकलने और माँ से मिलने की इजाजत भी बहुत कम मिलती थी। शांति अपनी प्यारी बेटी की इस हालत पर बहुत कुड़ती थी और अक्सर मधु से पूछती, मगर मधु हमेशा चुप ही रहती और बात को टाल देती। शांति को शक था कि जरूर उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसी वजह से उसने जासूसी शुरू कर दी। इत्तफाकन इन दिनों उससे कुछ ऐसी हरकत सरजद हुई जिनसे नंबरदार को भी शक हो गया कि जरूर शांति कुछ जानना चाहती है, जिसकी वजह से नंबरदार ने सूरज के जरिए शांति को जहर दिलवाकर मरवा दिया। फिर तो उसके रास्ते के आखिरी कांटा भी निकल गया। अब उसने मधु को हर रात भंभोड़ना शुरू कर दिया। नंबरदार की बीवी काफी अरसा पहले मर चुकी थी। उसके 2 बेटे बैरूने मुल्क थे, लिहाजा उसे किसी का कोई डर नहीं था और किसी को उस पर कोई शक भी नहीं हो सकता था, क्योंकि सूरज जो उसके साथ था। माँ के मरने के बाद मधु बिल्कुल ही पागल हो गई, कभी हंसती और कभी रोने लगती, मगर उसकी जबान पर बस यही अल्फाज होते, मेरे मददगार आएंगे और बदला लेंगे। एक रात सूरज नंबरदार के किसी काम की गर्ज से गांव से बाहर जा रहा था। उस रात सर्दी बहुत शदीद थी, अंधेरे का राज था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। वो अमावस की रात थी, सफर काफी लंबा था। वो जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ चल रहा था कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे भी कोई चल रहा हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। इस रात गहरी खामोशी छाई हुई थी, हर तरफ हू का आलिम था। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था, जिसकी आवाज माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। फिर सूरज ने चलना शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा, अचानक एक चमगादड़ ने उस पर हमला कर दिया, मगर इस वक्त वो झुकने में कामयाब हो गया और चमगादड़ उड़कर अंधेरे में गायब हो गई। सूरज बहुत खौफजदा हो चुका था। अब वो तेज तेज चलने लगा। जैसे दौड़ता हुआ अचानक जमीन के अंदर से एक मजबूत रस्सी नमूदार हुई और देखते ही देखते उसी जगह से एक खौफनाक ढांचा नमूदार हुआ। सूरज के औसान खता हो चुके थे, खौफ से उसका हलक खुश्क हो गया था। इतनी ठंडी रात में भी उसे पसीना आ रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सामने ढांचे को देखकर वो पीछे की जानिब भागने लगा तो पीछे भी एक ढांचा मौजूद था। फिर धीरे धीरे दोनों ढांचे करीब आते गए और दोनों ने मजबूत रस्सी अपने हाथों में पकड़ ली। बाद अज़ां रस्सी से सूरज के दोनों पांव अलहदा अलहदा बांध दिए गए। सूरज ने बहुत चीखो पुकार की, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया। फिर दोनों ढांचों ने रस्सी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। सूरज दोनों खौफनाक ढांचों के दरमियान खड़ा था। जब रस्सी खींचनी शुरू हुई तो सूरज की दोनों टांगें ढांचों की जानिब बढ़ने लगी। फिर देखते ही देखते उसका जिस्म चीर दिया गया और वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक टांग और आधा जिस्म एक ढांचे के पास, जबकि दूसरी टांग और आधा जिस्म दूसरे के हाथ में चला गया। सूरज मरदूद को सजा मिल चुकी थी। सुबह जब गांव वालों ने बोहड़ के दरख्त के नीचे सूरज की लाश 2 हिस्सों में देखी तो हैरान रह गए। उसके जिस्म से बहने वाला खून दरख्त के नीचे जम चुका था। लाश की हालत इतनी खराब और भयानक थी कि लोग उसे देखने से भी डरते थे।
फिर लोग मधु को लाश के पास लेकर आए तो मधु ने इस लाश को देखकर उस पर थूक दिया और ऊंची आवाज में मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना, मेरे मददगार आएंगे और बदला लेंगे। ये अल्फाज कहकर वो वहां से भाग गई और कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। उस दिन दोनों की मैयतें एक ही वक्त शमशान घाट में जलाई गईं, मगर किसी को मधु के अल्फाज की समझ नहीं आई। सूरज के कत्ल का भी सुराग नहीं मिल सका। अलबत्ता कुछ दिन बाद पुरस्कार तौर पर नंबरदार ने भी अपनी हवेली की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। जब नंबरदार की लाश शमशान घाट में आग के शोलों में जल रही थी तो वहां खड़े हर शख्स ने मधु की आत्मा को मुस्कुराते हुए देखा। फिर वो जल्द ही हवा में तहलील होकर सबकी नजरों से ओझल हो गई।